आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है भैया। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं भैया कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है और आप इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के भी है तो कोई बात नहीं। इंग्लिश मीडियम के तो स्पेशली मेरा शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़िएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो इसके लिए मैंने पूरा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर मेरा अपना शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, जिसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसमें 4 चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिया। आज मेरा फिजिकल का लास्ट है 5वां चैप्टर और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा भैया। देखिए मैं आपको बार बार भैया यही बात बोलता हूँ कि मैंने भी 450 नंबर लाया। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा ऑब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव मुझे याद है इसमें सबसे बड़ा रोल है शॉर्ट नोट्स का। हम बार बार बोलते हैं कि आपके पास अभी 30 दिन समय बचा है। 30 के 30 दिन डेली आपको सुबह शाम कहने का अर्थ है कि डेली सुबह शाम आपको पढ़ना है शॉर्ट नोट्स ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे, ठीक ना। तो आइए, मेरा उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। बाकी बात हमको चार चैप्टर तक फिजिकल में 4 चैप्टर तक समझा चुके हैं। आज 5वां चैप्टर समझाना है, इसके बाद फिजिकल खत्म हो जाएगा। तो हम फिजिकल खत्म होने के बाद भी हम लागे आएंगे फिजिक्स का लेकर 1 to 3 फिजिक्स का एक वीडियो में 1 to 3 कर देंगे। उसके बाद एक वीडियो में 4 to 8 समझा देंगे चैप्टर तक और एक वीडियो में 9 से लेकर जितना भी 15 चैप्टर तक है तीन वीडियो में पूरा फिजिक्स का शॉर्ट नोट समझाकर आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। आइए भैया फटाफट बात करते हैं हम लोग। आज जो चैप्टर पढ़ना है हमको भैया पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री, अच्छा आज ये सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है अब इसके बारे में बात करते हैं और फटाफट अभी उसको पूरा समझ लीजिए। और बहुत ये चैप्टर है और 2 नंबर आपको 2 नंबर समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी आता है इसे, 2 नंबर भी आता है, याद रखिएगा। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए एक होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। तो वही सब के बारे में हिंदी में थोड़ा हम बोलेंगे कम भैया, आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी हम बोल देंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। आइए, एड्जॉर्प्शन करने का अर्थ क्या होता है कि वह द फेनोमेना इन विच वैसा घटना इन विच गैस और लिक्विड पार्टिकल आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। मान लीजिए एड्जॉर्प्शन किसे कहेंगे कि मान लीजिए बारिश के मौसम में मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा गीला हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जो बोरा होता है, चट्टी का बोरा होता है, वो जाकर डाल देते। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पानी है ना, पानी इस बोरा में सूख जाएगा, यानी ये बोरा सूख लेगा। चाहे ऐसे समझिए, जब किसी भी घर के पोछा लगाते हैं तो उसको फिर पानी से धोने के बाद उसको आप एक कपड़ा लेकर उसको क्या करते, सफाई करते, पोछा करते, तो पानी उसमें क्या उसमें होता क्या है कि जो कपड़ा है ना, उस कपड़ा को पानी यानी उस कपड़ा उस पानी को सोख लेता है और ये सरफेस फ्रेश हो जाता है। तो वही बात है, जो कपड़ा ये पानी का सोखा ना, जो सोखने की जो पानी अपने अंदर समाहित किया, ये जो प्रक्रिया था यही एड्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक ना। समझ में आ गया। तो यह एड्जॉर्प्शन क्या है, द फिनोमेना, वैसी घटना इन बीच गैस और लिक्विड, गैस भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि बताइए, गैस और लिक्विड पार्टिकल आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा अब आइए, अब आगे देखिए भैया क्या है एड्जॉर्बेट। क्या है एड्जॉर्बेट? एक होता है एड्जॉर्बेट, एक होता है एड्जॉर्बेंट। तो देखिए, वह पदार्थ जो सॉलिड के सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, कहे का अर्थ वह पदार्थ जो जाकर इसमें समाहित हो गया, वह पदार्थ जो जाकर इसमें समाहित हो गया उसे हम लोग एड्जॉर्बेट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम पानी है, अब पानी को हम कपड़ा से यानी कि पोछा लगाए तो भैया पानी इस कपड़ा में जाकर समाहित हो गया, तो पानी वाटर वो कहलाएगा एड्जॉर्बेट और जो मेरा एक कपड़ा था, क्लोथ था, वो कहलाएगा एड्जॉर्बेंट, ठीक ना। अच्छा, और वह सॉलिड जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वो कपड़ा जिसने उसको समाहित किया उसको हम बोलेंगे, तो कपड़ा हमारा कहलाएगा एड्जॉर्बेंट और वो जो पानी था कहलाएगा एड्जॉर्बेंट। समझ गए ना, बिल्कुल समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए, इस समझ में आ गया। वो था एड्जॉर्प्शन, ये था एब्जॉर्प्शन क्या है, इनसाइड द सॉलिड एक्यूमुलेटेड। हाँ, अगर उसके अंदर अगर मान लीजिए अंदर सोखने की क्रिया हो रही तो अब उसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक ना। अगर ऊपर सोखने की क्रिया हो रही थी एड्जॉर्प्शन और अंदर सोखने की क्रिया हो रही थी एड्जॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इनसाइड द सॉलिड। अच्छा, क्या कहता है सॉर्प्शन प्रक्रिया क्या है कि मान लीजिए वह चीज़, अगर कोई चीज़ जैसे मान लीजिए ये लेयर बना है, ठीक ना, ये इतना मोटा ये कोई परत है, ठीक ना। अच्छा, मान लीजिए पानी सोखा अगर ऊपरे रह गया तो ये एड्जॉर्प्शन हुआ। पानी सोखा अगर इसी सतह पर सोख लिया तो ये तो हो गया एड्जॉर्प्शन, और अंदर चला गया तो भैया यह कहलाएगा एब्सॉर्प्शन। और मान लीजिए इस पर भी है अंदर भी चला गया, दोनों पर है तो क्या कहलाएगा, सॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक ना, वही लिखे है। अच्छा, अब आगे भैया आगे ये डिसॉर्प्शन क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा ऑन द सॉलिड के गैस और लिक्विड हट जाना। जैसे मान लीजिए डिसॉर्प्शन करने का अर्थ उल्टा काम होगा। मान लीजिए कपड़ा पानी सोख लिया, ठीक ना, ये बड़ा इतना मोटा कपड़ा था, इसमें पूरा पानी आ गया है, पूरा पानी सोख लिया हुआ है। अब इसको थोड़ा निचोड़ेंगे तो इसको हम थोड़ा सा निचोड़ें करने करते इसको हम दबाएंगे तो क्या करेगा, इसमें से पानी से बाहर गिरने लगेगा, नीचे गिरने लगा। तो यह क्या है कि भैया इसमें पानी जो सोखा था बाहर गिरने लगा, यानी कि कोई फैक्टर लगाए, फैक्टर क्या करते हैं, इस पर दबाव दिए तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, इसमें से पानी जो गैस और लिक्विड है बाहर निकल
निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे, ठीक ना। लेकिन ऊपर का तीनों इंपॉर्टेंट है। आइए भैया अब आते हैं एडजॉर्प्शन में और एब्सॉर्प्शन में क्या अंतर है। ये होता है सरफेस फिनोमेना, कहे करते इस सरफेस पर यानी ये जो कपड़ा का ऊपरा भाग है उसी पर जाके पानी रहेगा तो उसे एडजॉर्प्शन बोलेंगे, और अंदर वाला भाग में चल जाती है इसे हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक ना। ये लिखे बल्क ऑफ द सॉलिड फिनोमेना, अंदर चला जाता है। यह एक्सोथर्मिक होता है जबकि ये इंडोथर्मिक होता है। एडजॉर्प्शन जो एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है। अगला लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर काम करता है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये नीचा वाला अफेक्टेड बाय टेम्परेचर पर काम नहीं करता है। ये एट हाई रेट पर काम करता है, यूनिफॉर्मल रेट पर काम करता है, ठीक है ना। ये दो याद रख लीजिएगा, आपको याद करना है, दो अंतर डिफरेंस याद करना है। चलिए, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है समझते हैं। देखिए, द प्रोसेस वैसा प्रोसेस, द एडजॉर्प्शन प्रोसेस वैसा एडजॉर्प्शन प्रोसेस विक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जर्वेंट और एडजर्वेंट कहे करते हैं वैसा प्रोसेस जिसमें, जैसे समझिए ना, हम समझाते देखिए थोड़ा। मान लीजिए जो नेल है करने करते जो फीमेल लोग होती है, जो गर्ल्स लोग होती है, जो सिस्टर लोग होती है, मान लीजिए जैसे नेल है, नेल करने करता नाखून होता है ना, इस प्रकार मान लीजिए नाखून है। यहाँ पर क्या लगाता है, नेल पॉलिश लगाते हैं ना भैया। तो बताइए नेल पॉलिश हमेशा के लिए रहता है क्या, नहीं, थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, आप धोइए नहीं धोइए धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये भैया फिजिकल एडजस्टमेंट है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ना इस नेल और हम ये आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, ये नेल और वो जो उसका नेल पॉलिश था उसके बीच में जो बल लगा था, फोर्स लगा था, वीक वांडर वाला फोर्स था, कमजोर फोर्स था, इसलिए हट गया। लेकिन चलिए मान लीजिए कोई साइकिल का बम्पट है, साइकिल का बम्पट मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए साइकिल का बम्पट है, और इसको जब पेंटिंग कर दीजिएगा ना कलर से तो ये हटबे नहीं करता है। बहुत दिन के बाद बहुत कितना ब्रश रहेगा तब पर भी नहीं हटेगा। तो इस पर जो पेंटिंग चढ़ाया गया केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस द्वारा चढ़ाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो भैया फिजिकल एडजस्टमेंट करने करते कि वैसा कोई सॉलिड जिस पर कोई परत चढ़ा हो लेकिन उसमें उतना फोर्स ना हो, कमजोर फोर्स हो तो फिजिकल, और जब मजबूत फोर्स हो तो वही लिखिए, देख लीजिए। हाँ, और एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए कि वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है किसमें, फिजिकल एडजस्टमेंट में, वही लिखे हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजस्टमेंट को वैल्यू घट जाता है, सही बात है। अब उसको जब यानी कि कहने करते थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएगा तो घट जाता है। और लेकिन देखिए लेकिन केमिकल एडजस्टमेंट क्या कहते हैं कि वैसा एडजस्टमेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, बहुत सारे मजबूत बॉन्ड लगा रहता है, समझ गए ना। जैसे बताया ना, लोहा का बम्पट है, लोहा है, और इस पर पेंटिंग किया जो रहता है, देख रहे हैं कितना बहुत मजबूती से किया रहता है, कितना आप उसको थोड़ा सा उसको हटाने का भी प्रयास कीजिएगा ना अपने नाखून से या किसी चीज़ तब पर भी नहीं हटता रहता है, बहुत मजबूत रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे केमिकल एडजस्टमेंट। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एडजस्टमेंट की वैल्यू बढ़ता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा वो और सख्त होता जाता है, उतना और बढ़ता रहता है, समझ गए ना। तो यही याद रखिएगा। अगला भैया देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों का अंतर हम लिख दिए, आप देख लीजिएगा एक बार, हम फिर भी इसको समझा देते हैं। आइए क्या अंतर है, देखिए फिजिकल एडजस्टमेंट में वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है, जबकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फिजिकल एडजस्टमेंट में वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है, जबकि केमिकल एडजस्टमेंट में स्ट्रॉन्ग केमिकल काम करता है। यह एट लो टेम्परेचर होता है, एट हाई टेम्परेचर होता है। इट इज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, यानी कि हाँ, जो एब्जॉर्प्शन कितना पर यानी कि खत्म होना चालू हो जाता है, तो जब 20 से 40 केल्विन जूल पर मोल अगर इसको टेम्परेचर अति मिलेगा ना, हीट मिलेगा, तो ये खत्म होने लगेगा। तो याद रखिएगा फिजिकल एडजस्टमेंट की कितना क्षमता होता है, तो 20 से 40 केल्विन जूल पर मोल, जबकि इसका होता है 80 से 240 केल्विन जूल पर मोल। अच्छा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक ना। अच्छा, इट इज फॉर्म मल्टी लेयर बनाता है, जबकि एक लेयर बनाता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। इसे याद रखिएगा, तीनों चार को जो होती है 5 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है, इस पर 2 नंबर में आने की संभावना है। अगला आइए भैया समझते हैं, ये पूरे हमारा खत्म हो जाएगा, एक बार खाली समझ लीजिएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद भैया मैं आपके लिए मैथ का भैया मैं मैथ का ला रहा हूँ, एकदम बिल्कुल मैथ के आपका काम कर रहा हूँ। मैथ का डेली आपको 5 टॉपिक जो VVI उस पर हम टॉपिक लाएंगे, डायरेक्ट आपका कुछ सॉल्यूशन कराएंगे। और केमिस्ट्री का जो VVI टॉपिक बन रहा है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसको हम ला रहे हैं बहुत जल्द। आइए भैया, आइए फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन फिनोमेना, कौन कौन ऐसा कारक है जो एडजॉर्प्शन को, यानी कहने का तो सोखने की क्रिया को, वो किसी को अफेक्ट मारता है, इफेक्ट डालता है, कौन कौन है आइए बताते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कहने का अर्थ वह पदार्थ जो आपके आपके जो द्रव्य पदार्थ है या गैस है उसको सोखने की जो क्षमता रखता है, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई ऐसा है फोम देखे, फोम जैसे कि जिसमें मछली का एक डब्बा होता है, जिसमें मछली सब बेचा जाता है, वो एक फोम हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए एक चट्टी का बोरा, मान लीजिए एक कपड़ा लीजिए, तो तीनों का पानी सोखने का क्षमता अलग अलग है। तो भैया इसके नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो आपके एडजॉर्बेट है, जो किसी का सोखेगा उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सही बात है। और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट भी कहने करते हैं जो सुखाने वाला चीज़ है, गैस और लिक्विड। मान लीजिए यहीं पर मान लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए हम पानी का मात्रा लेंगे, तो पानी का मात्रा बहुत जल्दी किसी कपड़ा में सूख जाएगा,
सूख जाएगा ना। और वहीं पे मान लीजिए कोई थोड़ा गीला टाइप के लिक्विड लीजिएगा, गीला टाइप का लिक्विड लेने के लिए जैसे मान लीजिए कीचड़, आप कीचड़ को मान लीजिए सोचिएगा पानी कपड़ा से फ्रेश करे तो होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, उसको अंदर जाने में थोड़ा लेट लगता है। तो यानी कि आप उस पर भी डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट हमारा कैसा है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा का अगला है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी पड़ता है। अब अच्छा नहीं, ये तो हो गया, आप इसको नहीं याद। अब आइए जो काम का चीज़ आप बताते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता रहता है कि फ्रेक इनलिक एडजॉर्प्शन का आइसोथर्म का फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, ठीक ना। x/m ये याद रखिएगा, x/m k के पावर p के पावर n/1 1/n, ठीक ना। अच्छा आइए अगला, ये लैंगमुर का ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, लेकिन उतना याद नहीं रखने की जरूरत है। आइए अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द ये भी याद रखनी, हाँ ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। एप्लीकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन प्रक्रिया का क्या क्या लाभ है। एडजॉर्प्शन प्रक्रिया का हम लोग दैनिक जीवन में क्या प्रयोग करते हैं भैया, गैस का मास, जो बहुत ज़्यादा गैस वाला फैक्ट्री में काम करता है ना भैया, वो गैस का मास बना रहता है। इसके लिए क्यों भैया, क्योंकि उसको जो गैस बाहर से आएगा ना उसको बचाएगा, उसे नहीं अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए छाना का काम करता है, समझ गया ना। अच्छा उसके बाद दिया है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में काम करते हैं, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के सफाई में भी काम करते हैं, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी काम करते हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, याद रखिएगा। आइए कैटालिस्ट कौन करते हैं, वह व्यक्ति जो दो गो व्यक्ति के बीच में, देख लीजिए एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है, और वह व्यक्ति जो दो गो व्यक्ति के बीच में दो गो व्यक्ति के बीच में यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई भी क्रिया करा दिया लेकिन ये अपने भाग न लिया, जैसे दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा करा दिया लेकिन ये अपने भाग नहीं लिया, तो उसे हम कहेंगे कैटालिस्ट कहेंगे। तो वही लिखे है, देख लीजिए कि दो सब्सटेंस वैसा पदार्थ विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इटसेल्फ बट डू नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे ए है और बी है, ये दो गो रिएक्शन करने जा रहा है भैया, तो ए और बी रिएक्शन करेगा तो इसका जितना हो सके ना, एक बार जो लिखा रहेगा वो इसको मदद कर देगा भैया कि आप तेजी से रिएक्शन कीजिए, तीसरा का चीज बना देगा, लेकिन ये अपने भाग न लेगा, थोड़ा मदद कर दे, उसमें जाकर भाग नहीं लेगा, बल्कि काम इसका रिएक्शन करा देगा लेकिन अपने भाग नहीं लेगा। तो वही कहते हैं कैटालिस्ट वह चीज़ है जो किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, उसको एक्साइटेड कर देता है। मान लीजिए ए है और बी है, इसको दोनों को खूब यानी कि इसको लड़ाने के लिए खूब एक्साइटेड कर दिया, लेकिन ये अपने ही इसमें भाग नहीं लेगा, ठीक ना, डू नॉट टेक पार्ट। तो वही लिखे हैं कि दो सब्सटेंस वैसा पदार्थ विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, बदल देता है, इन द प्रोसेस ऑफ इटसेल्फ, इसके प्रक्रिया में, बट डू नॉट टेक पार्ट, अपने भाग नहीं लेता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, समझ गए ना। जैसे देखिए N2 गैस है, इसे यहाँ पर देखिए एक मिनट, N2 गैस है, N2 के साथ हम H2 का अभिक्रिया कराए, यहाँ पर FeMO ये दोनों का अभिक्रिया को तेज कर देगा, बना देगा NH3, लेकिन अपने भाग नहीं लेगा, ठीक ना। अच्छा आइए भैया आगे आते हैं, कंडीशन ऑफ कैटालिस्ट, यानी कहने करते हैं कैटालिस्ट कोई भी चीज़ पर क्या इफेक्ट मारता है, क्या कंडीशन है। आइए सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं। इट इज चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है, 5 नंबरी में आता है कभी कभी। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। द अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन आर रिएक्शन कहने करते कि देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद और अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहेगा कैटालिस्ट उसका, क्योंकि उसमें भाग लेता ही नहीं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भाग लेता है। अच्छा कहेगा फिजिकल और एक मिनट क्या है यहाँ पर देखिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेम, हाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी इसका सेम रहता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, बहुत ही कम, और इक्विलिब्रियम को क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। इक्विलिब्रियम करने का करता है कि जो बैलेंस बना रहता है रिएक्शन के बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इतना काम है भैया, देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है कैटालिस्ट का, क्या क्या वर्क है देख लीजिए। आइए अगला बात करते हैं। हाँ कैटालिस्ट का कई प्रकार होता है, एक निगेटिव कैटालिस्ट होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, एक होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, कैटालिस्ट होता है, बहुत सारे कैटालिस्ट होता है, लेकिन कैटालिस्ट का पैरामीटर से सवाल आता है, आप याद रखिएगा। कैटालिस्ट एक होता है कैटालिस्ट पोरोमीटर, ठीक है ना, पेरोमीटर, एक होता है कैटालिस्ट पोरोमीटर। जैसे कहने क्या है कि दो सब्सटेंस वैसा पदार्थ विच इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द कैटालिस्ट, वैसा सब्सटेंस जो यानी कहने का अर्थ है कि वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो भी दो पदार्थ है उसका इफिशियंसी ताकत को बढ़ा दे, तो हम लोग इसे कहेंगे कैटालिस्ट पोरोमीटर कहेंगे, प्रोमीटर बोलेंगे, ठीक है ना। और कैटालिस्ट पॉइजन किसे बोलेंगे, तो अगर दो कोई पदार्थ है उसका ताकत क्षमता को घटा दे तो हम उसको कहेंगे कैटालिस्ट प्रोमीटर कहेंगे, वो पदार्थ जो डिक्रीज करता है इफिशियंसी ऑफ द कैटालिस्ट, ठीक है ना। जो कैटालिस्ट वैसा कैटालिस्ट जो दो रिएक्शन कराने वाले पदार्थ के क्षमता को कम करे, उसे
कैटालिस्ट पॉइजन कहेंगे, और जो दो गो पदार्थ रिएक्शन करने वाला है उसके क्षमता को बढ़ा देते उसे हम कैटालिस्ट प्रोमीटर बोलेंगे। चलिए इसके बाद हम समझाते हैं। आइए प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट। प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट में क्या पढ़ना भैया, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है सिलेक्टिविटी, ठीक ना। ये सब बहुत सारे हैं लेकिन इतना नहीं याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा केवल कि सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट का एग्जांपल जो होता है ना जियोलाइट होता है, बस याद रख लीजिएगा। सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट का एग्जांपल होता है जियोलाइट होता है, ठीक ना। सेफ सिलेक्टिव अथी का एग्जांपल होता है जो जियोलाइट होता है। इसका जियोलाइट है क्या, देखिए बता देते हैं। सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। आइए, द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का वैसा प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन, जो निर्भर करता है प्योर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड मोलिकुलर साइज ऑफ द कैटालिस्ट। बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट विथ प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स, याद रखिएगा, किसी भी मोलिक्यूलर के साइज पर और जो किसी मोलिक्यूलर के साइज पर, और उसके बाद क्या है कि किसी भी कैटालिस्ट का अगर वैसा देखिए क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का वैसा गुण विच डिपेंड्स अपॉन द प्योर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट के वास्तविक जो आकार है उस पर निर्भर करता है और मोलिक्यूलर साइज पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कथी पर डिपेंड करता है सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, तो भैया प्योर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट पर और मोलिक्यूलर साइज ऑफ कैटालिस्ट पर निर्भर करता है। इसका एग्जांपल जियोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है जियोलाइट। अगला जियोलाइट है क्या भी समझ लीजिए कि इट इज सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेफ सिलेक्टिव, यह एक एग्जांपल है किसका, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट का, विच स्ट्रक्चर इज हनी कॉम लाइक एंड मेनली यूज इन प्लेटिनियम इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज किया जाता है जियोलाइट का भैया, प्लेटिनियम इंडस्ट्री में। और इसका आकार होता है कैसे, हनी कॉम लाइक होने का अर्थ है कि मधुमक्खी का छत्ता की तरह। मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं, उसमें से इस प्रकार रहता है मधुमक्खी का छत्ता, देखे होंगे ना कभी, तो हल्का हल्का इस प्रकार से जाली टाइप से जाली टाइप से लगा रहता है, बंदा रहता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेफ सिलेक्ट, ये हमारा जियोलाइट है। और इसका प्रयोग ज़्यादा कहाँ किया जाता है, प्लेटिनियम इंडस्ट्री में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कौन है, तो यह याद कर लीजिएगा कि ZSM जो है ना, ये सेफ जियोलाइट का काम करता है, ठीक ना। चलिए भैया आइए हम आगे बात करते हैं। कोलाइड्स करने का अर्थ वैसा सबस्टांस दो सबस्टांस विच सॉल्यूशन डज नॉट डिफ्यूज एसपीएम। हाँ वैसा, जैसे मान लीजिए चाय छानना है, चाय छाना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, चाय छाना से अगर आप चाय छानेंगे तो द्रव पदार्थ है तो छन जाएगा। लेकिन इसी में आप चाहे सुनिएगा, सोचेगा कि थोड़ा सा कीचड़ ला के छाने तो छनाएगा, कीचड़ में जो पानी का मात्रा है छन जाएगा, लेकिन कीचड़ में माटी उटी जल्दी नीचा नहीं आएगा, थोड़ा क्यों गीला टाइप से होता है, कोलाइट होता है, ठीक ना। तो वही बात लिखे हैं कि वैसा पदार्थ जो किसी भी एसपीएम से डिफ्यूज ना हो, बाहर ना निकले, ठीक ना। जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, भाई लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन चिपचिपा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो अंदर जल्दी पिघल, यानी कि वो एसपीएम को पार नहीं करता है। आइए एक होता है क्रिस्टलाइडल सबस्टांस होता है, तो वो जो एसपीएम से डिफ्यूज हो जाए उसे हम लोग क्रिस्टलाइडल सबस्टांस, जैसे ग्लूकोज, चीनी का घोल कर हम करेंगे तो नहीं आ जाता है, उसके पानी का जरिए आ जाता है अंदर, तो इसको हम कहें क्रिस्टलाइडल सबस्टांस। चलिए आइए, कोलाइडल का सॉल्यूशन का साइज कितना होता है, 10 एम्पियर, 10 हो गया, इसको एंगस्ट्रम बोलेंगे, 10 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक ना। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक प्रकार का मिक्सचर है, विच इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट, जो 2 प्रकार के कंपोनेंट से बनता है, एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम, एक डिस्पर्जन मीडियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पढ़े होंगे तो याद रखिएगा। लेकिन कौन इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ से आइए, इमल्सन इंपॉर्टेंट है। इमल्सन क्या है, वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों में लिक्विड हो, उसे क्या कहेंगे, इमल्सन बोलेंगे। जैसे दूध में 2 चीज़ है, मालूम है, एक तेल वाला मात्रा भी रहता है, दूध को जब ज़्यादा देर गर्म करेंगे तो छाली बन जाता है, वो तेल से ना बनता है वो, तो दूध में पानी का जो मात्रा रहता है वो भी लिक्विड है, और तेल वाला मात्रा या कहने का वसा का मात्रा रहता है जो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों लिक्विड फॉर्म में रहे तो वैसे हम क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए हम क्रीम लगाते हैं, फेस पास बहुत प्रकार का आता है, फेरो लवली बहुत प्रकार की क्रीम आता है, क्रीम में तो एक पर दोनों का दोनों लिक्विड फॉर्म में वाला रहता है, ठीक ना। तो वही क्रीम हो गया, हेयर क्रीम हो गया, आइस क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीस हो गया, सारा का सारा। तो वैसा कोई लिक्विड जिसका जो 2 चीज़ से मिलकर बना रहा है, फिर जो डिस्पर्जन मीडियम, लेकिन दोनों के दोनों क्या लिक्विड हो, तो उसे इमल्सन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता था एग्जांपल पूछा था 2024 में, बताइए मिल्क क्या है, तो भैया इमल्सन है। दूध क्या है, इमल्सन है, क्योंकि दूध जो भी चीज़ से मिलकर बनता है वो। हाँ, अब एक होता है, देखिए इमल्सन 2 प्रकार के, एक होता है WO, एक OW। WO का एक अर्थ वाटर इन आयल टैंक। बताइए दूध में किसका मात्रा ज़्यादा होगा, पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, और जो वसा वाला मात्रा कम होता है कि ना। तो वाटर हो, तो ई जो होता है ना,
डब्ल्यू हो गया। ओ डब्ल्यू का एक अर्थ है ना आयल घुला है कथी, यानी जो वसा वाला मात्रा है वो कम मात्रा है, किसका मात्रा ज़्यादा है, पानी का, यानी कहने का तो वसा वाला मात्रा पानी में घुला हुआ है। लेकिन इसी में बात करेंगे, इसी मान लीजिए थोड़ा सा कोई दूसरा मान लीजिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं ग्रीस। ग्रीस अगर देखिए ना ग्रीस, तो ग्रीस में तेल वाला मात्रा, चिपचिपा वाला मात्रा ज़्यादा है, पानी का मात्रा कम है। तो कहने का अर्थ चिपचिप पानी जो है ना चिपचिपा वाला मात्रा में घुमा है। तो वही लिखे हैं कि अगर वाटर वाला मात्रा अगर टैंक अगर वसा वाला जो मात्रा उसमें घुला हुआ रहे तो उसे हम डब्ल्यू बोलेंगे, यानी वाटर इन आयल टैंक। और अगर मान लीजिए चिपचिपा वाला कहने का तेलीय पदार्थ है वो अगर पानी वाला में घुला रहे तो उसे हम लोग बोले ओ डब्ल्यू, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका कौन कौन एग्जाम्पल है जी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए डब्ल्यू के एग्जाम्पल कौन होगा, ग्रीस। ग्रीस क्यों बोले भैया बताइए, ग्रीस में जो ज़्यादा तेल वाला मात्रा होगा तो आयल में पानी घुला हुआ है, कहने का अर्थ ज़्यादा मात्रा आयल के, कम मात्रा पानी की इसमें घुला हुआ है। जबकि मिल्क में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा पानी का होता है, कम मात्रा दूध के बसा वाला होता है। तो ई होता है, ई हो गया, ओ डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल का साइज बहुत प्रकार से होता है, लेकिन इसको याद नहीं रखिएगा। बाकी इतना हो गया, और आपको इतना जरूर याद रखिएगा, जितना बता दिए उतना जरूर याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत हर एक हाल में इसको याद रखिएगा, कवर करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कहीं ना समझ में आए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप क्वेश्चन इसके बाद लगाइएगा, ठीक ना, बन जाएगा 110%। आइए फिर अगले वीडियो में।